नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 2 दिन में सत्र खत्म। विधानसभा का सत्र लोकतंत्र का मंदिर, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़ी बड़ी शब्दावलियां हैं और इन सारे शब्दों में, इन सारी शब्दावलियों का मर्म यही कहता है कि विधानसभा संवाद का सबसे बड़ा मंच है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में। और कितने सुंदर शब्द हमारे लोकतंत्र में, हिंदी भाषा में ये गढ़े गए शब्द हैं, पक्ष और विपक्ष। यानी पक्ष से ही निकला है विपक्ष और विपक्ष से ही निकला है पक्ष। लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच की ये जो खाई है, ये गहराती चली जा रही है। अब साहब, कोई इतने संतत्व के भाव से नहीं भरा है कि वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का हम बार बार जिक्र करते हैं कि उसकी तरह कोई सामने आएगा। किसी के भीतर का अंतरात्मा रूपी जो तोता है वो बड़ी तेज़ी से फड़फड़ाएगा और वो तोता इतना फड़फड़ाएगा कि सत्य का प्रगटीकरण उसकी जिह्वा से होगा और वो कहेगा कि इसके लिए मैं दोषी हूँ, ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी तकलीफ़ है। ऐसा तो कुछ होगा नहीं सर। और हमारी भी अपनी एक जो भूमिका है चौथे स्तंभ के नाते समीक्षा की, मूल्यांकन की, वो भी ऐसे में बड़ी गुरु गंभीर हो जाती है, वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि आप इसमें किसका दोष देखें और किससे कहें कि आप दोषी हैं मान्यवर, आपको दुरुस्त होना है। क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे दूर करना, ये संतों का आचरण माना गया है। इसीलिए संत कहते हैं, अगर कोई उनके पास आता है कि महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो संत उस समय मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें खुद बहुत गुस्सा आता हो। तो जब वो अपने भीतर की इस बुराई को दूर कर लेते हैं, तब वो कहते हैं कि हाँ भैया, पहले इस पर मैंने खुद विजय प्राप्त की, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप करिए, अब मेरा अनुभव है ये। विधानसभा की 1 मिनट की कार्रवाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, संसद की कार्रवाई पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन हमारे माननीय हैं कि मानते ही नहीं। जो भी मुद्दे मध्य प्रदेश विधानसभा में रहे, उन मुद्दों पर तकरार इतनी क्या बढ़ जाना ज़रूरी है कि आप कहें कि नहीं साहब, संवाद नहीं होगा, या तो हमारी सुनिए या हमारी सुनिए। कई बड़े प्रश्न हैं जो अक्सर जब सदन, चाहे वो मध्य प्रदेश की विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जब वो अपनी निर्धारित अवधि को पूर्ण नहीं कर पाती है, तो फिर ये प्रश्न उठता ही है कि क्या ये वाकई लोकतंत्र संवाद का मंच रह गया है। आज हम बात करेंगे इस पर, तटस्थ और निष्पक्ष रहने का प्रयास करते हुए, और अपेक्षा करेंगे उन भागीदारों से भी जो इससे जुड़ेंगे कि उनकी सोच और दृष्टि इसे लेकर क्या है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है अमीनुल खान सूरी साहब, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नमस्कार शरद जी। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत अमीनुल साहब। और सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। शायद टेलीविज़न पर निगाह है उनकी, तो मैं कहूँगा दृष्टि थोड़ी सी इस तरफ कर लें अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। लेकिन मुझे लगता है या तो फ्रीज़ हो गया है फ्रेम, या फिर मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जुगल किशोर जी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथी जिन्होंने दिन भर इस पूरी प्रक्रिया को देखा और समझा, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं पीसीआर की अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि उनको टेलीफोन पर ही जोड़ लें आरंभिक तौर पर, जिससे हम तत्काल पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया लेकर आगे बढ़ सकें। अब सुशील जी की निगाह हमारी तरफ हो गई है, तो पहली प्रतिक्रिया उनकी लेकर, जुगल जी जब तक जुड़ेंगे, हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, बड़े कर्मठ साथी हैं हमारे, वो प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। मैं अमीनुल खान सूरी साहब की ही पहली प्रतिक्रिया लेता हूं। जी सूरी साहब, क्या कहेंगे? शरद जी, 4 दिन का मानसून सत्र था, जिसको एक दिन 1.5 घंटा और दूसरे दिन 1.5 घंटे में सिमटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। इतिहास में 3 घंटे के अंदर एक सत्र को ख़त्म करने का ये पहली बार एक ऐसी घटना होगी जिसमें लोकतंत्र की निश्चित तौर पे चूर चूर करने का काम हुआ है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। किसी भी लोकतंत्र की नींव संसद, विधानसभा, विधायिकी होती है, जिसको वो लोकतंत्र को इस देश के चलाता है, जहाँ नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। आज जिस तरह का कोरोना काल रहा, जिस तरह से प्रदेश में आज बाढ़ का संक्रमण है, जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पे, जिस तरह से महंगाई का आलम है, किसान परेशान है, तो आज जनता की आवाज़ विपक्ष बन के जब विधानसभा के अंदर अपने प्रश्न पूछने का काम कर रहा था, सत्ता पक्ष वहाँ से भागने का काम किया उन प्रश्नों से।
क्या जरूरत थी कि आपको अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा को स्थगित करने की? क्या जरूरत थी जब पहले ही सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो गई थी कि जो स्थगन प्रस्ताव हम लाएंगे, ध्यान आकर्षण लाएंगे, उन पे आपने चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा? हमने 139 के तहत चर्चा की बात की, आपने उनसे भागा। आप इन सवालों से क्यों भाग रहे हैं और कब तक शिवराज सिंह जी की सरकार इन सवालों से भागती रहेगी? उनको जवाब देना पड़ेगा हर सवाल का। आज जिस तरह से युवा परेशान है, जो बेरोजगारी का आलम है, रोजगार की समस्या है, किसानों के पास खाद नहीं है, हमारे कोरोना काल में जो जो योजनाएं आपने लागू की, आज सरकार बता सकती है कि जिन जिन परिवारों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई थी, जो 1 लाख रुपए की धनराशि देने की बात की थी, उसका नियम क्या है? कोई बता सकता है क्या किसी? लेकिन इसकी कोई सुई अपनी तरफ भी आती है कि नहीं आती है? आप मानते हैं कि ताली एक हाथ से ही बजती है? देखिए शरद जी, विपक्ष ने अपने सवाल उठाए, सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी। अगर उनको ऐसा लग रहा था कि विपक्ष शोर शराबा ज्यादा कर रहा है, सदन नहीं चल सकता, तो संसदीय कार्य मंत्री को चर्चा करनी थी। 4 दिन थे, आपने मंशा ही बना ली थी आज प्रस्ताव पारित करके आज ही सदन खत्म करने की। अभी तो 2 दिन बाकी थे। आपकी मंशा स्पष्ट दिख रही है जनता को कि आप सवालों से बचना चाह रहे हैं। आप दूसरे दिन ही 1.5 घंटे में भागने को तैयार हो गए। सदन की एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है, कार्य मंत्रणा की जो बैठक होती है, और इसमें पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता, सदन के नेता, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर चर्चा करते हैं कि सदन के विषयों को लेकर हम कैसे आगे बढ़ें। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस पर अड़ जाना कि इस विषय पर अभी चर्चा हो, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई गलत बात है, विपक्ष का अधिकार है ऐसा करना, लेकिन संवाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आखिर फिर चर्चा होगी कहाँ? बाढ़ जैसा महत्वपूर्ण विषय जिसमें मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल पीड़ा से भरा हुआ है, वो विषय पीछे छूट गया। और एक ऐसा विषय जिसको लेकर आरोपण ये भी होता है कि जाति के मसले इस देश में कब तक ज़ेरे बहस इस तरह से होंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सम्मत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो परम आदरणीय हैं, वो बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी किसी भी वर्ग, समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय होता प्रतीत होता है तो उसका समाधान करने की भी पूरी व्यवस्था है कार्यपालिका, न्यायपालिका के जरिए। लेकिन इस पर अड़ जाना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसके लिए दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी ना करके आप उंगली उठाएं सामने वाले की तरफ। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। जुगल किशोर जुड़ गए हो तो मैं साथियों से जान लेता हूं, उनसे हम बात कर लें। जुगल किशोर जी हमारे साथ हों तो एक प्रतिक्रिया उनकी मैं ले लूं। चलिए, जुगल जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं सुशील शर्मा जी की प्रतिक्रिया लेकर फिर अमीनुल खान साहब आपकी तरफ आता हूं। जी देखिए शरद जी, जिस तरीके का आज का जो घटनाक्रम है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार का जो एजेंडा थे या सरकार का जो बिजनेस था, विधानसभा ने जो बिजनेस निर्धारित किया था वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। देखिए, जब कार्यसूची जारी हुई थी उसके बाद एक अनुपूरक कार्यसूची भी आई, तो ये सरकार पहले से इस बात के लिए तैयार थी। हम लोकसभा में भी लगातार हंगामा देख रहे हैं, लेकिन वहां पर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं हो रहा है। संवाद की कोशिश की जा रही है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो है स्थिति दूसरी थी। यहाँ पर तो सरकार जैसे पूरा तय करके आई थी कि हम अपना पूरा बिजनेस करने के बाद सदन को स्थगित कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मान्य परंपरा यही कहती है अनुपूरक सूची तब लाई जाती है। चलिए सुशील जी, मैं एक लौटता हूं आपकी तरफ। जुगल किशोर हमारे साथी जुड़ गए। जुगल, किस तरह देखते हैं आप पूरे मसले को? सदन में हंगामा रहा, अमीनुल खान साहब कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। पक्ष विपक्ष मिलकर, सुशील जी का इशारा ये है कि सरकार को और संवेदनशीलता के साथ सामने आना चाहिए। ये 2 नज़रिए हैं जो हमारे सामने हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक नज़रिया ये देख रहा हूँ कि दोषदर्शिता से अलग हटकर क्या तंत्र के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, इनको और अधिक समन्वय और अधिक दूरदर्शिता और अधिक संवेदनशीलता के साथ सामने आकर क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये तय कर लेना बहुत आसान है कि ये जिम्मेदार हैं, कांग्रेस को दोषी ठहरा दें या हम बीजेपी को दोषी ठहरा दें। किस तरह देखते हैं आप पूरी कार्रवाई?
देखिए, निश्चित रूप से एक समन्वय की बात जहां तक है, कार्य मंत्रणा की बैठक में समन्वय की बात भी हुई थी, कार्य मंत्रणा की बैठक में तय भी हुआ था। और ये जो अचानक जिस तरीके से आक्रामक रुख कांग्रेस ने अपनाया, इसकी बीजेपी ने या सरकार ने बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर सकती है। निधन के उल्लेख के वक्त कांग्रेस ने जिस तरह से गर्भगृह में आके नारेबाजी की थी, बीजेपी का कहना था कि मान्य परंपराओं के खिलाफ है। जब निधन का उल्लेख होता है उस समय हंगामा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सारे विधेयक जो हैं वो बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। उस वक्त भी कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे और तमाम बाढ़ के हालात के मुद्दे पर भी हंगामा करती रही। निश्चित रूप से दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चर्चा से बचना चाहती है, जबकि सरकार ये कहती रही कि कांग्रेस ने चर्चा की कोशिश ही नहीं की, केवल हंगामा किया है। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ मान्य परंपराएं विधानसभा की थी, वो जरूर आज हमको टूटती दिखी कि निधन के उल्लेख के वक्त हंगामा नहीं होना चाहिए था। जब विधेयक थे तो कम से कम जनता के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। शरद जी। जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सुशील जी मैं भी इसको कुछ इस रूप में देखता हूँ कि आखिर संवाद का ये मंच किसी एक का नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सत्ताधारी दल की तरफ हम एक बड़े भाई जैसी भूमिका के लिए देखते हैं, लेकिन जैसा हम कहते भी हैं, जो मैं अभी अमीनुल खान साहब से कह रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आखिर ये मंच जो है ये विपक्ष का मूल रूप से मंच है विधानसभा, और उसको इसके एक एक सेकंड्स का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी एक बड़ी भूमिका ये है कि आप पूरी कोशिश करें, चाहे क्योंकि एक बार साइनेडाई हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, फिर तो वो एक वैधानिक प्रक्रिया का, संवैधानिक प्रक्रिया का, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा हो गया। लेकिन उसके पहले जो कुछ भी हो सके संवाद के लिए, ये पूरी ताकत से विपक्ष को इसकी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सत्ता पक्ष को उसको पूरा सहयोग करना चाहिए। क्या आप देखते हैं कि दोनों की भूमिका में कहीं समन्वय और तालमेल की कमी है? नहीं, दोनों की भूमिका में समन्वय तालमेल नहीं था, तब तो ये हंगामा होता रहा, तब तो इस तरीके की स्थिति बनी। लेकिन इसमें फिर जो है की पर्सन जो है विधानसभा अध्यक्ष का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं। तो वो अगर प्रयास करते, या तो पर्दे के पीछे प्रयास हुए कि नहीं हुए ये नहीं मालूम है, अगर प्रयास हुए और उसके बाद नाकामी हासिल हुई तो फिर मुझे लगता है परिस्थिति हो रहे, नहीं तो ये उनका दायित्व था और वो दोनों पक्षों को बिठा के किसी तरीके से एक समन्वय स्थापित हो सकता था, मुद्दे तय हो सकते थे, चर्चा के बिंदु भी तय हो सकते थे। तो वो पर्दे के पीछे वो प्रक्रिया अपनाई गई कि नहीं ये अलग विषय है। लेकिन जो मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं, जो अनुपूरक जो सूची तभी लाई जाती है मान्य परंपरा जब कार्य ज्यादा हो और समय कम हो। अभी ये था कि समय भी था और कार्य भी था, तो वो स्थिति को जो है आप सत्र को पूरा चला सकते थे। और आप देखिए पिछले कई सत्रों में यही हो चुका है कि जो जितनी अवधि के सत्र होते हैं उससे बहुत कम समय में जो है सत्र समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये भी जो ये परंपरा जो स्थापित होती जा रही है ये भी ठीक नहीं है। और लेकिन जिस तरीके का सदन में हुआ, देखिए अगर विपक्ष भी सोचता, विपक्ष ज्यादा अगर इस बात का ध्यान रखता कि हम जितना सदन में बात करेंगे, जितना सदन में मुद्दे उठाएंगे, सदन जितना अच्छा चलेगा उतना ज्यादा फायदा विपक्ष को होता, सरकार को घेरने में वो कामयाब होते। मुझे लगता है वो मौका विपक्ष ने छोड़ दिया। अगर विपक्ष भी इस बात पर वो एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करता तो लगातार आप 4 दिन तक जो है सरकार को जो कटघरे में खड़ा करने में वो कामयाब होते। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, एक अहम मसला ये है कि मुद्दे क्या जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? अब किसी भी पार्टी को, मैं आप ही की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के लिए भी ये हो सकता है, आपके लिए अचानक एक विषय ओबीसी आरक्षण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक दिन पहले भी उस विषय को लेकर सामने आते हैं, छुट्टी की बात करते हैं, अवकाश होना चाहिए, फिर उसके बाद अगले दिन विषय उठता है तो फिर उस विषय को लेकर आते हैं। मैं नहीं कहता ये विषय जरूरी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र में इसी विधेयक को आपने भी समर्थन दिया है, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और समूचे विपक्ष ने उसका स्वागत किया है। कुछ ये परंपरा नहीं होनी चाहिए क्या कि यहाँ लेकिन एक एडवांटेजियस पोजीशन लेने की अगर बात आ जाती है तो कोई पार्टी पीछे नहीं रहती इस मसले पर। जो ओबीसी आरक्षण का विषय है, कांग्रेस की तरफ एक उंगली ये भी उठी है कि आपने इससे कास्टियस्ट पॉलिटिक्स का लाभ लेने के लिए ये सारा सब कुछ, ये जो गतिरोध या डेडलॉक पैदा करने की कोशिश की, स्टेलमेट जो बना, उसकी वजह ये भी रही। देखिए शरद जी, 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस है
उस दिन जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने इसको शासकीय अवकाश घोषित किया था। हर ब्लॉक में, आदिवासी ब्लॉकों में इसको मनाने के लिए एक राशि उपलब्ध कराई थी राज्य सरकार के द्वारा। शिवराज जी की सरकार आती है, इसका अवकाश को निरस्त कर देती है, ना वो ब्लॉकों में वो राशि दी जाती है। तो क्या आदिवासियों की हक की आवाज़ उठाना गलत है? कांग्रेस के आदिवासियों की हक की आवाज़ ना उठाएं। ओबीसी आरक्षण की जहाँ तक बात है, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमने ओबीसी आरक्षण 27% लागू किया। कोर्ट में गलत तरीके से पैरवी के कारण शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। 2014 से 2018 तक, 2014 में जब निरस्त हुआ उसके बाद शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ओबीसी आरक्षण देने की कोई मंशा नहीं थी। ये 2 दिन में शिवराज सिंह जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है कि ये सरकार आदिवासियों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग विरोधी है। एक मिनट अमीनुल खान साहब, मेरा फिर यही गुजारिश है, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, जातिवाद की। अब आपने एक सवाल, जातिवाद की बात उसकी नहीं, बात इसकी भी है कि इन मसलों पर क्या सिर्फ एक यही हमारा स्टैंड रहता है कि आप बिल्कुल गलत हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा खून खून है, आपका खून पानी है? क्या सियासत का अब यही नज़रिया रह गया है? क्या हम इसी नज़रिए से सियासत को देखेंगे? अब शरद जी, दूसरा सवाल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अब जातिवाद की राजनीति करने का कांग्रेस पे जो आरोप लग रहा है, क्या बाढ़ पीड़ितों की बात उठाना ध्यान आकर्षण के माध्यम से जातिवाद की राजनीति है? क्या कोरोना के सवाल पूछना कि कोरोना की जो नियम बनाए आपने, जो कोरोना की राशि उपलब्ध करानी, कोरोना वॉरियर्स को 1 रुपया नहीं मिला, जो जो घोषणाएं आपने की, इसमें जातिवाद कहां से आ गया? क्या किसान के लिए यूरिया की बात करना ये जातिवाद की बात है? क्या युवाओं के लिए रोजगार की बात करना? कमलनाथ जी ने महंगाई, युवाओं, इन सब मुद्दों पर बात की, पर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चर्चा करने से भागी। के लिए तत्पर नहीं हो सकते थे कि चलिए हम इस विषय को लेकर ये नहीं आग्रह करते हैं कि इस पर भी चर्चा हो? हम पहले बात करते हैं बाढ़ की, हम पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद तीसरी लहर से निपटने की स्थितियों की, हम पहले बात करते हैं उन विषयों की जो जनता से सीधे जुड़े हैं, चाहे वो महंगाई हो या तमाम वो मसले हों। और इसी के साथ अगर आप इस सत्र में अनुमति नहीं देते, हम अगले सत्र में प्रयास करेंगे। शरद जी, कमलनाथ जी का अगर आप भाषण सदन के अंदर सुने, जो उन्होंने ध्यान आकर्षण कोर्ट के माध्यम से लाने का प्रयास किया, उन्होंने महंगाई को लेके बात की, उन्होंने रोजगार को लेके बात की, उन्होंने बेरोजगारी को लेके बात की, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की, उन्होंने आदिवासी हितों की बात की। उस सभी विषयों पे उन्होंने अपना प्रकाश डाला जिस समय प्रदेश के अंकर संकट बन के बैठे हुए। चलिए, मैं एक बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक साहब, सीनियर एमएलए बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मैं एक छोटी रिएक्शन ले लेता हूँ। किस तरह से देखते हैं खटीक साहब, बहुत अनुभव है आपका सियासत का, हालांकि उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बार बार हम यही देखते हैं गतिरोध, और गतिरोध के चलते विधानसभा की कार्यवाही समय से पहले स्थगित। खूब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, डूब डूब कर होते हैं, एक दूसरे पर जमकर बाण चलाए जाते हैं, लेकिन इससे जनता को संतोष नहीं होता है। एक तटस्थ प्रेक्षक की तरह भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। सम्मानीय शरद जी, कल 32 की विधानसभा में जहां श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा था, उस श्रद्धांजलि में अगर राजनीति करने का किसी ने काम किया तो वो माननीय कमलनाथ जी ने किया। उनको करना नहीं चाहिए था, जबकि विश्व मूल निवासी दिवस था और इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की उसमें संज्ञा दे दी कि विश्व आदिवासी दिवस है। ऐसा था ही नहीं। कल 9 अगस्त था तो वैसे क्रांति दिवस के रूप में मनना चाहिए, क्योंकि उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो वो देश में किया गया था। तो अगस्त क्रांति के रूप से जाना जाता है, उसको ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ले गए। फिर भी ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, तो इन लोगों ने कल आंदोलन वो किया, विधानसभा स्थगित कराई। ये खुद अपने जो मुद्दे उनसे भटकना चाहते हैं। हम सदन चलाना चाहते थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री चाहते थे कि सदन चले और उसमें एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन इस चर्चा सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब इनने राजनीति के अंदर इनने कह दिया कि हम आरक्षण के लिए क्या बोलते हैं, अपना पिछड़ा वर्ग के लिए हम 14% से, और वो 14% से 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे इनसे पूछें, इनने खेल कुछ खेला, इनने गलत किया। कुल मिला के इनने एक चीज थी, इनने जैसे 8 मार्च 2019 को इन्होंने जो संशोधन विधेयक पारित किया था कि हम 14% से 27% तक आरक्षण देंगे। अब जब इतना बड़ा निर्णय इनने लिया था तो इनको इस चीज की भी कांग्रेस को चिंता करना चाहिए थी कि वहां पे कोई हाईकोर्ट से कोई स्टे लेकर के नहीं आए, माननीय उच्च न्यायालय से कोई हाईकोर्ट लेकर नहीं आए। जब 8 तारीख को इन्होंने संशोधन विधेयक पारित किया
कि पिछड़ा वर्ग को हम 14% आरक्षण देंगे, 14% से बढ़ा के 27% देंगे। फिर 10 तारीख को जो याचिका लगी, वो याचिका नहीं लगना चाहिए थी। इनको उसकी पहले चिंता करना चाहिए थी कि हम ऐसा निर्णय करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, वो हर समय हर पल चिंता करते हैं कि हमें अच्छा सार्थक पहल करना है। इनने तो राजनीति खेलने का काम किया, जैसे एससी एसटी को लड़वाने, एससी के लिए जातिवाद में बांटने का काम किया, आदिवासी समाज में भी जातिवाद में बांटने का काम किया। अब ये बोलते हैं कि हमें पिछड़ा वर्ग में भी जातिवाद का काम करना है। अगर इनको चिंता थी, इनको आरक्षण देना था 14% से और 27%, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि 27% आरक्षण मिले, लेकिन इन्होंने उसमें याचिका लगने के पहले कैबिनेट दायर क्यों नहीं की। दूसरा ये था कि जब 18 मार्च 2019 को इसमें स्टे हो गया, तो उसके बाद इनकी सरकार थी, उनको इनने सार्थक पहल क्यों नहीं की। उसमें इनके जी चलिए, ये सब विषय, इन सब विषयों से देखिए, एक चीज बहुत समझने की है कि क्या कोई राजनीतिक दल जनता का, जिसके सहारे वो निर्वाचित होता है या निर्वाचन के करीब पहुंचता है, या अगर नहीं पहुंचता है तब भी विपक्ष के तौर पर एक अहम भूमिका निभाता है, क्या वो जनता को नाराज करने की स्थिति में रहेगा? क्या वो किसी जनहित से जुड़े विषय पर ऐसे फैसले करेगा कि जिससे जनता में व्यापक नाराजगी हो? क्या ये निर्णय हो सकते हैं? उसके बाद जब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर यह आरोपण करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं वोट की राजनीति तो नजर आती है। अमीनुल साहब, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे कोई राजनीतिक दल नहीं बच सकता कि आपका काम है जनता के को केंद्र में रखकर निर्णय लेना, फिर एक दूसरे को लेकर यह आरोपण करना कि आप जनता के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। नीतियों में खोट हो सकता है, पॉलिसीज में कहीं कोई चुनौती हो सकती है, उनको भी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सामने लाना चाहिए। कब तक हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि वोट की राजनीति इस देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है? अमीनुल साहब, संक्षेप। देखिए, सबसे पहले तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं, वो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। सर, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा समय बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कहता है कि महंगाई कांग्रेस के कारण हुई, कोई नेहरू के कारण हुआ। आज पूर्व मंत्री जी ने कह दिया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस ही नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जी से एक ही सवाल है। एक विचार ये है कि वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाता है। जी, मैं आपकी एक विचार है वो। आप एक लोकतंत्र में अलग अलग चीजों का आप सम्मान ही करेंगे। अब मेरा सबसे एक ही सवाल है कि 1 लाख रुपए जो कोरोना के मृतक परिवार को मिलने हैं, मुझे पूर्व मंत्री जी नियम बता दें, उसके नियम क्या है, क्योंकि जनता की बेहाली बहुत ज्यादा है। अभी आपके चैनल के माध्यम से नियम बताने का कष्ट कर दें कि वो 1 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, क्या नियम है। घोषणा किए हुए तो महीनों हो गए। चलिए, इस पे शास्त्रार्थ बाद में कर लेंगे कभी। अभी तो आप अपनी बात कंक्लूड कर लें, 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी जो राजनीतिक पार्टी होती है वो जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, और निश्चित तौर पे चुनाव हम लड़ते हैं, सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और रही बात चाहे ओबीसी आरक्षण की हो, आदिवासी आरक्षण की हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, सारे मुद्दों को लेके विपक्ष जनता की आवाज बन के सत्ता पक्ष के सामने आता है। और आप हमने सदन में नहीं आने दिया ना, हम रोड पे आएंगे, हम सड़क पे आएंगे जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, चक्का जाम करेंगे, सीएम साहब का घर घेरेंगे। पर मध्य प्रदेश की जनता की हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी अवश्य लड़ेगी, और उस लड़ाई को सड़क पे लड़ने के लिए उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 30 सेकंड में आपकी राय लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा, संरक्षण के लिए। जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, उन्हें प्रदेश की विकास की चिंता नहीं रहती, गरीब व्यक्ति के जनता की चिंता नहीं रहती कि उसको किस प्रकार से शासन का सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इनको कोई चीज, सिर्फ जातिवाद में बांट करके एक काम करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन करेंगे? अगर इनने संशोधन विधेयक पारित किया था तो उसके लिए जो याचिका लगी, उसके पहले याचिका किसने लगवाई? चलिए सर, चलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है खटीक साहब कि हमें 14% से 27% आरक्षण देना है। उन मूल्यों की, उन परंपराओं की हम बात करते रहे। क्यों दर्ज नहीं कराई? बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, बहुत शुक्रिया अमीनुल खान साहब का, शुक्रिया जुगल, और शुक्रिया सुशील शर्मा साहब का। माफ कीजिए, कुछ हैफहैजर्ड होने की वजह से हम आज एक समानुपातिक रूप से इस विषय पर जो पक्ष यहाँ शामिल हो रहे थे उनसे हम चर्चा नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, जो सच है वो सच फिर है, आपके सामने भी है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता के हित केंद्रण को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं। लेकिन अगर वो वोटों की राजनीति के चलते, कोई भी दल हो, अगर वो इस तरह से सियासत करने लगेंगे कि आप गलत, आप सही, आप गलत, और इस पर एक गतिरोध बनेगा,
तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता और चिंतन और संदेह पैदा कर सकता है, और ये एक ऐसी टकराहट की तरफ भी जा सकता है जिसका कोई अंत नहीं है। इसका समापन होना चाहिए। दोनों पार्टियों में बहुत संजीदा नेता हैं, कौन गलत है कौन सही है इससे हटकर उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर छोटा संक्षिप्त ये सत्र अपनी पूरी अवधि पूरी क्यों नहीं कर पाया। नमस्कार।